नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। जनता दल यूनाइटेड प्रमुख नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, विधायकों को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों पर समय सीमा लागू नहीं की जा सकती। भारत ने वर्ष 2024-25 में 1,54,000 रुपये का अब तक का सर्वाधिक रक्षा उत्पादन किया। गोवा में आज से शुरू होने वाले 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की तैयारियां पूरी और भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने आज टोक्यो में डेफलिमेंटिक्स में स्वर्ण पदक जीता है। अब समाचार विस्तार से। जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नीतीश कुमार ने आज 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुआ। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, चिराग पासवान और एनडीए के कई दूसरे बड़े नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कुल 26 मंत्रियों ने नई बिहार सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए ने 243 सदस्यों वाली विधानसभा में 202 सीटें जीतकर बड़ी जीत हासिल की थी। एनडीए में बीजेपी ने 89 विधानसभा सीटों पर, जेडीयू ने 85 सीटों पर, एलजेपी ने 19 सीटों पर, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने 5 सीटों पर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 4 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की। विपक्ष के महागठबंधन को चुनाव में सिर्फ 35 सीटें मिली हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नीतीश कुमार और उनके नवनियुक्त मंत्रियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया है कि उनका सामूहिक नेतृत्व राज्य के लिए सतत विकास, सुशासन, समावेशी विकास और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि आदिवासी समुदाय का विकास और देश का विकास एक दूसरे के पूरक है। आज छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर शहर में जनजाति गौरव दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा है कि आदिवासी समुदाय का योगदान भारत के इतिहास में एक गौरवशाली अध्याय है। उन्होंने कहा है कि आदिवासी संस्कृति हमारी विरासत और पहचान है और इसके बचाकर रखना हमारा कर्तव्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर नीतीश कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा है कि श्री कुमार एक अनुभवी प्रशासक है और प्रभावी शासन का उनका एक सुदृढ़ ट्रैक रिकॉर्ड है। श्री मोदी ने कहा है कि नए कार्यकाल के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को उप मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने पर भी बधाई दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने के संबंध में न्यायालय कोई समय सीमा तय नहीं कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से कहा है कि यदि राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को अनुच्छेद 200 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना रोके रखते हैं तो ये संघीय ढांचे के हित में नहीं होगा। यह मत राष्ट्रपति के उस संदर्भ में आया है जिनमें विधेयकों के राज्यपाल और राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए समय सीमा को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया था। इससे पहले तमिलनाडु विधेयक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा लंबे समय तक कोई कार्यवाही न करने को अवैध और मनमाना बताया है। सर्वोच्च न्यायालय ने विधानसभा से दूसरी बार पास हुए विधेयकों को राष्ट्रपति और राज्यपाल की मंजूरी के लिए 3 महीने की समय सीमा तय की थी। भारत की कला, संस्कृति और विरासत को आगे ले जाते हुए देश का 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव एक बार फिर गोवा में अपनी छटा बिखेरने लगा है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज पणजी में इस वर्ष के इफ्फी और औपचारिक शुरुआत करते हुए वेब्स फिल्म बाजार का उद्घाटन किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस बार के इफ्फी से फिल्म महोत्सव के उद्घाटन की परिभाषा ही बदल जाएगी।
गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज दुनिया भर के सभी सिनेमा प्रेमियों को मंत्रमुग्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत की समृद्ध फिल्म विरासत और पर्दे पर कहानी कहने की असीम संभावनाओं के भव्य समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम को देखने के लिए कई जानी मानी हस्तियां पहुंच रही हैं। इफ्फी 2025 सिर्फ एक फिल्म महोत्सव नहीं बल्कि ये भावनाओं का उत्सव है और सिनेमा की शक्ति का प्रमाण है। ये महोत्सव अविस्मरणीय होने वाला है, जिसमें 81 देशों की 240 से ज्यादा फिल्में दिखाई जाएंगी। इस दौरान 13 विश्व प्रीमियर, 5 अंतर्राष्ट्रीय और 46 एशियाई प्रीमियर होंगे। इस वर्ष जापान मुख्य आकर्षण का केंद्र है, जिसकी 6 समकालीन फिल्में दर्शकों के सामने होंगी। गोवा के इस फिल्मोत्सव में गुरुदत्त, राज खोसला, ऋत्विक घटक, पी भानुमति, भूपेन हजारिका और सलील चौधरी जैसे सिनेमा जगत के दिग्गजों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। साथ ही भारतीय सिनेमा में रजनीकांत के 50 वर्ष पूरे होने पर उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। इस वर्ष पहली बार AI फिल्म हैकाथॉन आयोजित किया जा रहा है, जो 48 घंटे का एक रचनात्मक कार्यक्रम है, जिसमें फिल्म निर्माण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित नवाचारों की तलाश की जाएगी और सिनेमा के प्रभाव को बढ़ाने के उद्देश्य से AI को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। आदर्श के साथ निखिल कुमार, आकाशवाणी। भारत ने वर्ष 2024-25 में 1,54,000 रुपए का अब तक का सर्वाधिक रक्षा उत्पादन किया है। वर्ष 2024-25 में रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जबकि 2014 में ये 1,000 करोड़ रुपए से भी कम था। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रक्षा बजट वर्ष 2013-14 में 2,53,000 रुपए से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 6,81,000 करोड़ रुपए हो गया है, जो देश के सैन्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए का रक्षा विनिर्माण और 50,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात हासिल करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 नेताओं के 20वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल से 23 नवंबर तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग की यात्रा पर रहेंगे। ये किसी विकासशील देश के आयोजित होने वाली लगातार चौथी G20 शिखर सम्मेलन होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वांग के साथ 16वें विदेश मंत्री फ्रेमवर्क डायलॉग की सह-अध्यक्षता करेंगे। सुश्री वांग इस वार्ता में भाग लेने के लिए कल नई दिल्ली पहुंचेंगी। इस यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीति साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करने का अवसर को बढ़ावा मिलेगा। दीक्षा डागर ने टोक्यो में आयोजित डेफलिम्पिक्स में गोल्ड स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। दीक्षा ने आज अंतिम दौर में 11 अंडर का स्कोर करके बड़े अंतर से खिताबी मुकाबला अपने नाम किया। स्पर्धा के पहले दिन उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 अंडर 68 का स्कोर बनाया था, जो 21 खिलाड़ियों के बीच एकमात्र सब पार स्कोर था। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि पिछले एक दशक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य शोध और औषधि क्षेत्र में भारत की स्थिति मजबूत हुई है। नेशनल वन हेल्थ असेंबली 2025 कार्यक्रम के वीडियो संदेश में श्री नड्डा ने कहा है कि भारत तकनीकी क्षेत्र में प्रगति, मजबूत शोध क्षमताओं और स्टार्टअप्स के तेजी से बढ़ते इकोसिस्टम के कारण इनोवेशन हब के रूप में उभरा है और उन्होंने कहा है कि नेशनल वन हेल्थ मिशन की शुरुआत भारत में महामारी से निपटने के लिए प्रमुख उदाहरणों में से एक है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 7वीं बैठक आज नई दिल्ली में शुरू हुई। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका और बांग्लादेश सहित सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मेजबानी कर रहे हैं। सम्मेलन में सेशल्स पर्यवेक्षक देश के रूप में और मलेशिया अतिथि राष्ट्र के रूप में आमंत्रित है। श्री डोभाल ने कहा है कि कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन तेजी से बदलते और चुनौतीपूर्ण वैश्विक सुरक्षा वातावरण के बीच बहुत महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने बताया कि समुद्री हमारी सबसे बड़ी विरासत है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत वर्ष 2032 तक सेमीकंडक्टर चिप निर्माण के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों की बराबरी कर लेगा। सिंगापुर में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा है कि समाज में भरोसा कायम करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपनी सामग्री में जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जनता दल यूनाइटेड प्रमुख नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने।
26 मंत्रियों ने भी शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, विधायकों में मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों पर समय सीमा लागू नहीं की जा सकती। भारत ने वर्ष 2024-25 में 1,54,000 करोड़ रुपए का अब तक का सर्वाधिक रक्षा उत्पादन किया। गोवा में आज से शुरू होने वाले 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की तैयारियां पूरी और भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने आज टोक्यो में डेफलिपमेंटिक्स में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।